हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अगर हमें कल करने की कोशिश की तो हम आपकी भी उनसे बजा देंगे। And our support is not a blank check. पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामले के हवाले से बल्कि नवाज शरीफ के और नून लीग के आइंदा के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक बार फिर खबरों की जीनत है, एक बार फिर खबरों में भरपूर तरीके से इन रही और इस दफा फिर बदकिस्मती से जो MQM का टर्मोइल रहा, जो उसके अंदरूनी इख्तलाफात थे, वो इसका बाइस बने। सेनेट इंतखाबात में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तमाम सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवार जो है वो फाइनल कर रही हैं। PTI ने फाइनल कर लिए हैं, पीपल्स पार्टी ने फाइनल कर लिए हैं, नून लीग अपने नाम कल लेके आएगी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके 4 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, उसमें एक नाम जो कि कामरान टिसौरी है, उसको ऐड करने या ना करने पे आप सब जानते हैं कि 2 धड़ों में बट गई है। फारूक सत्तार साहब का धड़ा है, दूसरा आमिर खान साहब का धड़ा है और ये इख्तलाफात बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जनरल इलेक्शंस पे? क्या आम इंतखाबात में टिकटों की बांट पर एक बार फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इख्तलाफात सामने आएंगे और इन इख्तलाफात का फायदा कराची में MQM की दीगर हरीफ जमातें जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाक सरजमीन पार्टी है, वो किस तरह से उठाएंगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरे जो अहम पॉलिटिकल इश्यूज हैं, खासतौर पे 62(1)(f का केस जिसके तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात होनी चाहिए कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसकी आज। इलेक्शंस एक्ट 2017 का केस जिसके तहत नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत का मामला वो बरकरार रह सकती है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों केसेस में नवाज शरीफ साहब ने फरीक बनने से माजरत कर ली है, फरीक बनने से इनकार कर दिया है। उनका मौकिफ यह है अपने वकील के थ्रू कि किसी को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने या पार्टी सदारत से रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। इलेक्शंस एक्ट पार्लियामेंट ने मंजूर करवाया है और 62(1)(f के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी हो वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो इन सारे मामलों पे बात करेंगे। तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, 1 हफ्ते की मोहलत मिली है, 1 हफ्ते बाद दोबारा केस है, कल दानियाल अजीज जा रहे हैं। इन सारे मामलों पे बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और अवामी लीडर, मुल्क की मारूफ तरीन शख्सियत जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर सबसे पहले चूंकि MQM का बहुत हंगामा पैदा हो चुका है, तो सबसे पहले ये बताएं कि MQM का मुस्तकबिल आपको सर क्या नजर आता है? मुझे तो इलेक्शन में MQM अब एक होती दिखाई नहीं देती और देखना ये होगा कि लंदन वाले क्या इस पे अंडरग्राउंड क्या खेलेंगे और क्या गेम लगाएंगे। लेकिन सब तरफ लोग मिस्त्री होशियारबाश है, इसलिए MQM को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे पहले जो रिजल्ट मिलते रहे सेनेट के इलेक्शन में। और मेरा ये ख्याल है कि कौमी असम्बली के इलेक्शन अगर हुए तो उसमें भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट इससे पहले उनको मिलता रहा। अच्छा शेख साहब, आपने जो कहा ना कि कौमी असेंबली के इलेक्शन अगर हुए तो, ये मेरे साथ आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको 2018 में आम इंतखाबात होते नजर नहीं आते। अभी भी आप एक बहुत बड़ा अगर लगा रहे हैं, अभी भी आपको लगता है कि आम इंतखाबात नहीं होंगे 18 में? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सेनेट के इलेक्शन हो सकते हैं, कौमी असेंबली के इलेक्शन नवाज शरीफ इस मुल्क में हंगामा राई करेगा। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में उसने कहा कि मैं यहां शिफ्ट हो जाता हूं, उसको पता ही नहीं कि मुजफ्फराबाद में कितनी गंदे हालात हैं, सीवरेज के, सड़कों के, हॉस्पिटल्स के। और जो बातें वो कर रहा है, उसने वहां जाके नाम नहीं उसने लिया अपने फ्रेंड का, अपने इंडियन काउंटर पार्ट का। मोदी का नाम लेते उसे शर्म आती है, गुलभूषण यादव का नाम लेते उसका वजन नहीं, इंडियन काउंटर पार्ट तो अब रहे नहीं, इंडियन काउंटर पार्ट तो अब रहे नहीं, अब तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थोड़ी हैं।
देखें अभी भी वो आजाद कश्मीर में सड़कें दे रहे हैं। मैं सियासी बात करना चाहता हूं, जब तक यहां से सजा नहीं होंगे, जब तक इनके हालात देखें ना। आज एजाजुल हसन साहब ने कहा, मैं उस फरोग नसीम साहब पेश हुए मेरी तरफ से और फरोग नसीम साहब को दलाइल दे रहे थे। एजाजुल हसन ने कहा कि यार कमाल है कि चोर डाकू लुटेरे जो है वो किंग नायल हो गए, लेकिन वो किंग मेकर बन गए कि पार्लिमानी लीडरों के टिकट भी वो बांटेंगे पीछे रह के, वर्किंग कमेटी भी वो अनाउंस करेंगे, कैबिनेट भी वो अनाउंस करेंगे और जो प्राइम मिनिस्टर है वही अनाउंस करेंगे। ये कैसे मुमकिन है? सो मैं तो आज नवाज शरीफ का ये केस एज ए पार्टी प्रेसिडेंट इसको खत्म देखता हूं जी, जितने दिन भी लगे। मैं पहले ही बात आपके इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूं, मुझे इस केस में कोई जान दिखाई नहीं दे रही। अभी सिर्फ एक दिन हुआ है, कल भी बहस करेंगे लतीफ खोसा साहब और 2-3 दिन और लगेंगे और ये पार्टी 30 मार्च तक, मैं आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं, इसीलिए मैं प्रोग्राम ज्यादा नहीं करता कि मेरी रेपुटेशन हो रही है। मैं पाकिस्तान के हालात में नवाज शरीफ को, मां बेटी को जेल में देख रहा हूं 30 मार्च से पहले और ये 2 सियासी ताबूत जो है एक ताबूत में डालकर इन पे कीलें ठोकी जाएंगी। और ये जो फौज और अदलिया को आंखें दिखा रहे हैं, मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता कि फिर लोग ये बातें करते हैं। मैं ईमान की हद तक ये समझता हूं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि नवाज शरीफ को बंगला बोंदो जो है शेख मुजीबुर रहमान इतना अजीज होगा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था अपनी सियासत में कि नवाज शरीफ सियासत की उस नहज पर पहुंच जाएंगे कि सुबह उठेंगे फौज के खिलाफ और जो अशारे कनाते में बात करते हैं और जो उन्होंने पेशावर में तकरीर की है कि हम आइन में तब्दील करेंगे, तो ये अर्दगान बनने जा रहा है। इसको एक ही मिशन दिया कि फौज, पाकिस्तानी फौज को लंबा डाल दो। नवाज शरीफ को इंटरनेशनल एजेंडे पे पहले खत्मे नबूवत पे इन्होंने टेस्टर लगाया, वो अल्लाह ने मुझसे काम लिया, नामूस रसालत, और मैंने इस पार्लियामेंट में लानत भेजी। आधे लोगों ने कहा लानत भेजी, मैंने कहा मैं 101 करोड़ मरतबा जो नामूस रसालत के खिलाफ, खत्मे नबूवत के खिलाफ असम्बली काम करे उस पर लानत भेजता हूं। और मैं ईमान की हद तक कहता हूं कि ये किसी वजीर ने नहीं, नवाज शरीफ ने खुद ये करवाया। खत्मे नबूवत का 7B और 7C नवाज शरीफ ने कराया। और आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की, साकिब निसार साहब से, इन्होंने एसेट का खाना ही गायब कर दिया है। यानी ये बताए ही ना इलेक्शन में। ये मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि मेरी जायदाद इलेक्शन से पहले क्या थी और बाद क्या थी, ये मैं पैसा कहां से लाया, सारे चोर मिल गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो सो मोटिव नहीं ले सकते शेख रशीद, इस पे आप इस पे पिटीशन दायर करें। और एजाज एहसन साहब ने भी यही फरमाया कि आप पिटीशन लाएं, हम इसको सुनेंगे। इसका मतलब है कि ये सेनेट के इलेक्शन में भी 3 मार्च से पहले क्या फैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं इंशाअल्लाह ताला ये केस भी मुझे अब दायर करना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वो सो मोटिव नहीं ले सकते, इसके लिए आप पिटीशन करें, दायर करें, हम सुनेंगे। और जो कागजात इन्होंने बनाए, ये कागजात नामजदगी की बात कर रहे हैं, मैं कागजात नामजदगी में से इन्होंने एसेट्स के खाने से ये गायब कर दिया सेनेट में। जाहिर है कौमी असेंबली में भी ऐसा ही होगा अगर हुए इलेक्शन तो पहले तो सेनेट को भुगते ना। इंशाअल्लाह ताला अभी अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसी हफ्ते में, मैंने कहा था मैं LNG की केस जो है 7 तारीख से पहले दायर कर दूंगा, 7 तारीख से पहले दायर की है। और ये एसेट्स वाला 3 मार्च तक इलेक्शन है, बड़ा टाइम है, इंशाअल्लाह ताला ये भी दायर करेंगे और जीतेंगे इस केस को भी इंशाअल्लाह। जस्टिस जी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा या जस्टिस एजाज साहब ने कहा, जरा ये वजाहत कर दें क्योंकि ये चीजें रिपोर्ट नहीं हुई, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। मैं सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में था, के हवाले से मैं सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में था। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, मेरे वकील ने कहा कि शेख रशीद ये पेश करना चाहते हैं कि ये फॉर्म जो है सेनेट के, इसमें से एसेट्स का खाना खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शेख रशीद मैं इस पे सो मोटिव नहीं ले सकता, आप इस पे पिटीशन लाएं। एजाज एहसन साहब ने कहा कि अगर ये वाकई खत्म कर दिए हैं एसेट्स वाले, तो आप फरोग नसीम को ही कहें कि ये रिट दायर करे, सुबह हम सुनेंगे इसको। सो ये दिलचस्प मसला पैदा हो गया है कि सेनेट के नॉमिनेशन पेपर, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप शेख साहब। जाहिर है मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मैं 7 दफा वजीर रहा हूं और मैं ऐसी कोर्ट के बिहाफ पे, और मैं जस्टिस साकिब निसार के मिजाज को समझता हूं। अगर मैं गलत बात करूंगा, बाहर निकल रहा था तो कोर्ट मुझसे बयान लेना चाहती थी, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा भी
आर्डर है कि बाहर बयान नहीं देना। सो मैं जस्टिस साकिब निसार साहब के मिजाज को समझता हूं, अगर कोई मैं ऐसी चवल मारूंगा तो वो सुबह ही उसका नोटिस ले लेंगे। सो मैं उनको अरसा दराज से जानता हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं सो मोटिव इस पे नहीं ले। ये रिट दायर करने जा रहे हैं, आप ये रिट दायर करने जा रहे हैं, सेनेट के कागजात नामजदगी के हवाले से? इंशाल्लाह थोड़े 2-3 दिनों में कर दूंगा। सवेरे नहीं करेंगे जैसे कि आपने फरमाया कि चीफ जस्टिस बड़े डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ते हैं। LNG का केस तैयार किया, बूढ़ा हो गया हूं केस तैयार करते करते। मजाक नहीं है कि एक टेस्टेड डॉक्यूमेंट लाओ, दूसरा टेस्टेड डॉक्यूमेंट लाओ। कीमती कागज लोग देते नहीं है। पाकिस्तान है, यहां बगैर पैसा फेंक तमाशा देख फिल्म लगी हुई है। नवाज शरीफ इसका लीडर है जिसका एक ही नारा, दौलत को इज्जत दो, दौलत को इज्जत दो, दौलत को इज्जत दो, चोरों को इज्जत दो, डाकुओं, लुटेरों, बदमाशों, बेईमानों, कातलों को, मॉडल टाउन के कातलों को इज्जत दो। और नाम क्या था? वोट को इज्जत दो। वोट 2013 में जो थे वो तो सबको पता है। और जो कहानी वो बेचने जा रहे हैं, देखिए आज एजाज, हालांकि साकिब निसार साहब, सॉरी जस्ट हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। अबाउट 1 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं अपने किसी फीस वाले केस में। प्लानिंग के तहत ये नहीं जा रहे उधर एहतसाब अदालत में। इन्होंने सफाई में कहना क्या है? इनके पास सफाई में एक कागज है कतरी शहजादे का। वो कतरी शहजादे का कागज कतरी को लंदन में ले डूबेगा। आए तस्दीक करे ना। शेख साहब ये नैब केसेस की तरफ भी आपके साथ दोबारा आऊंगी, लेकिन जो आपने ये सेनेट इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी में से एसेट्स का खाना निकालने के हवाले से, और ये कि चीफ जस्टिस साहब ने और जिससे एजाज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, आपसे कहा है या आपको एक तरह से हिदायत दी है कि आप इस पर पिटीशन दायर करें, आप पिटीशन दायर करने का इरादा भी रखते हैं। सेनेट के इंतखाबात बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। अगर इस किस्म की पिटीशन शेख रशीद की तरफ से चली जाती है तो क्या सेनेट इंतखाबात के इल्तिवा का शिकार होने का इम्कान हो सकता है? शेख साहब, जो जजेस का मूड है वो शायद इल्तिवा का शिकार ना हो तो, लेकिन अमेंड वो दस्ती करवा देंगे ये नॉमिनेशन। क्योंकि चीफ साहब ने जब ये कहा कि शेख रशीद में सो मोटिव नहीं लेता, लेकिन आप पिटीशन लाएं, यही चीज जस्टिस एजाज एहसन साहब ने फरमाई कि आप फरोग नसीम से ही दायर करवा दें सुबह। तो 1-2 दिन लगेंगे, जाहिर है फॉर्म लेना, निकालना, पिटीशन बनानी बड़ा दर्द सर है जी। कोई आसान काम नहीं है पिटीशन दायर करना। ये तो जिंदगी में इस साल आके पता लगा कि पिटीशन पे कितना टाइम लगता है। अब चूंकि शेख साहब यही 2 केसेस चल रहे हैं, एक इलेक्शंस एक्ट जो कि नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के हवाले से है, दूसरा 62(1)F। दोनों में नवाज शरीफ साहब ने 62(1)F में तो उन्होंने कहा कि जी वो मजीद इस केस को परस्यू नहीं करना चाहते। यही बात उन्होंने इलेक्शंस एक्ट वाले में कही कि जी मैं इस केस में पार्टी या फरीक नहीं बनना चाहता दीगर, ताकि लोग मुतासिर भी ना हो। और वो कहते हैं कि जी मैं समझता हूं कि नाअहली की मुद्दत कोई नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन नहीं कर सकती 62(1)F वाले मामले में। और इलेक्शंस एक्ट में भी कम अज कम उन्होंने यही बात की है कमोबेश कि जी इंतखाबात में हिस्सा लेने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, और पार्टी सदारत का फैसला मेरी जमात ने किया है, तो इस पर केस जो है वो फरीक नहीं बनना चाहते। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला लिखाया कि एक्स पार्टी जब भी नवाज शरीफ इस केस में आना चाहें, पार्टी लीडरशिप पे 203 पे वो आ सकते हैं इस केस में। चीफ जस्टिस साहब ने कहा वरना हम एक्स पार्टी फैसला दे देंगे, अगर आना चाहें वो आ सकते हैं। वो मीठा मीठा हाथ पर कौड़ा कौड़ा थू खेल रहे हैं। वो अदालत के सामने अपने आप को, यानी अदालत को, इस अदलिया को नुकसान पहुंचा के वो समझते हैं कि वो हीरो बनने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो जीरो बनने जा रहे हैं। वो हीरो नहीं, वो जीरो बनने जा रहे हैं। और जो सियासत की नहज वो पैदा करने जा रहे हैं, उसमें तो बहुत बड़ा बुहरान पैदा होने का अंदेशा पैदा हो सकता है कि अगर कल ये केस, अभी लगेगा शायद परसों भी लगे, लेकिन एजाज एहसन साहब ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी खुद नाअहल है और सारे मुल्क के अहल लोगों की नोटिफिकेशन करे, और सारे जो एग्जैक्ट लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि नाअहल किंग जो है वो किंग मेकर बन जाए, ये कैसे मुमकिन है? सो मेरे ख्याल में तो जी मेरा जो केस है वो तो बड़ा वाज़ेह है। और अगर उम्र कैद वाला मसला है उसमें भी मुझे दिखाई नहीं देता कि नवाज शरीफ को 5 साल के लिए नाअहल करें। नवाज शरीफ का सारा खानदान ठप्पा लगने जा रहा है। और जो फैसला मेरे केस पे हुदैबिया में हुआ वो हमारे खिलाफ जरूर गया, लेकिन वो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है।
उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ठीक है, हुदैबिया पे आप पहले भी बहुत कुछ तबसरा कर चुके हैं और अब चूंकि हुदैबिया का केस तो बिल्कुल ही खैर ख़त्म होकर रह गया है, लेकिन ये 62(1)(f और शेख साहब ये इलेक्शंस एक्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ साथ आपने कहा कि अदलिया और फौज पर तनकीद, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अदलिया पर तनकीद ज़्यादा हो गई है, फौज पर तनकीद मुस्लिम लीग नून की ख़त्म हो गई है या कम हो गई है निस्बतन? इससे मुराद क्या हो सकती है? शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह मजीद बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शेख रशीद अहमद से। शेख साहब, कानूनी माहिरीन का खासतौर पर एतजाज एहसन साहब वो भी यही समझते हैं कि 62(1)(f के तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं कर सकती, वो पार्लियामेंट ही उसके हवाले से कानून साजी कर सकती है कि 5 साल हो, 10 साल हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो या उम्र ताहयात नाअहली हो। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लग रहा है, जजिस का मिजाज आपको क्या समझ आ रहा है इस केस में? ये भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब आइन के मामलात में बड़े ही मोहतात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे। मैं नहीं देख रहा नवाज शरीफ के लिए कोई अल्लाह की तरफ से कोई मसला हो तो अलग बात है, मैं उसे जेल में देख रहा हूं, मैं 203 को होता देख रहा हूं और मैं ताहयात उनको नाअहल देख रहा हूं। और मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कोई, मुझे हक तो नहीं पहुंचता कि मैं इतनी बड़ी बात करूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि 30 मार्च से पहले पहले जो मेरा पिछले 6 महीने 1 साल से रोना है, मैं उस रोने पे कायम हूं कि ये और मुल्क, नवाज शरीफ और मुल्क मुजफ्फराबाद की तकरीर के बाद और पेशावर की तकरीर के बाद इसके अंदर की खोट को समझ रही, तो ये भी इस मुल्क के साथ जुल्म करने जा रहे हैं। इसको और ये बात जुमला मुझे प्रेसिडेंट बुश ने कहा, मैंने जलसे में कहा, आधी दुनिया मेरे मुखालिफ हो गई। मैं बुश को मिलने के बाद एज ए मिनिस्टर जाने लगा तो बुश ने कहा मिस्टर अहमद लिसन टू मी, तो मैं शेख हफीज को साथ ले गया। उसने कहा इस किस्म के नामाकूल लोग और इस किस्म के लोग जो जिन्होंने के आपकी जड़ें खेड़नी है और आपको तबाह बर्बाद करना है, तो दुश्मन के कैंपों को पहले उजाड़ दो, इससे बेशतर के वो तुम पे हमला। शेख साहब, उसने वही जुमला कहा जो मैंने पहले कहा। शेख साहब यहीं पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी सी आपको लेट भी आ रही है, लेकिन ये जो इंग्लिश की कहावत आपने बोली, आप नहीं समझते कि ये गैर मुनासिब है, ये गैर मौजू है, ये गैर अखलाकी है? आप पार्लियामेंटेरियन हैं और एक साबिक पार्लियामेंटेरियन के बारे में, और वो भी नेशनल टेलीविजन पे इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। आप चाहेंगे कि हम ये अल्फाज हज़फ कर दें? चलें, पहले वाले को हज़फ कर दें, दूसरे वाले को तो मैंने पार्लिमानी जबान में गुफ्तगू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट्स फाइन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 203 का आपको लग रहा है कि 203 की जो शिक है इलेक्शंस एक्ट सुप्रीम कोर्ट का केस वो उसमें खत्म कर देगी। अगर लेट्स सपोज ये खत्म हो जाता है, ऐसा फैसला आ जाता है, तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम नहीं रहे तो भी शायद खाकाना बासी कहते हैं जो कि वजीर आजम हैं कि जी उनके वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं और हिदायत वो उनसे लेते हैं। तो आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा भी दिया जाए तो भी पार्टी उन्हीं के फैसलों पर चलेगी? नहीं, सही कह रहे हैं उसने, लेकिन कल कहा कि मैं उनसे डिक्टेशन नहीं ले रहा। उसने कहा कि मैं डस्टबिन में ये 5 जजों का फैसला भेजता हूं। तारीख याद रखेगी जो केस मैंने LNG पे तैयार किया है, इंशाल्लाह। इतनी मेहनत की है 1-2 महीने, इतनी ये लोग मुझे ताना मार गया कि 1 सीट का जो है अवामी मुस्लिम लीग 1 सीट की, नवाज शरीफ को कोई बात नहीं सूझती थी। ये तमाम 1 सीट के लीडरों को बुलाता था मीटिंग में, खा शेरपा हो, खा एजाजुल्लाह को, ये 7-9 जितने लोग हैं सवाए शेख रशीद के। और जो नोटिफिकेशन जारी होता है, आई विश अगर मुझे पहले पता होता, मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, इनवाइट ऑल दी पार्टी लीडर्स एक्सेप्ट शेख रशीद अहमद, AML अवामी मुस्लिम लीग। सो अब पता लगेगा इनको, जिस दिन LNG का केस भी लगा, ये चोर बहुत बड़े डाकू हैं, ये लूट रहे हैं और लोगों को कहते हैं जनाब अली आपको नौकरी नहीं मिली, और आपकी मौजूदगी में कैसे नौकरी मिलती है? आपके बेटों का ही पेट नहीं भर रहा था, आपकी मौजूदगी में आपके मुंह से जो गिरता है वो कौम खाती है। क्या हुआ है किसानों के साथ? क्या हो रहा है इस मुल्क में बेटियों के साथ जो बच्चे जन्म दे रही हैं लाहौर की सड़कों पे? आप इतनी बातें कर रहे हैं। 2014 की गंदम खाने वाली कौम, 4 साल पुरानी गंदम को रुई की तरह प्लास्टिक के चावल निकालने वाले,
सारी इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने वाले, कौन कर्जा उतारेगा इस कौम का? और ये लूट का माल लगा रहे हैं पहली दफा जलसों में। कल मुजफ्फराबाद जलसा, क्योंकि वो मेरा सपोर्टर है, जिसको एक ने सप्लाई किया, वहां लाखों में खर्चे नहीं करोड़ों में खर्चे हो रहे हैं जलसों के। ये हमारा माल है जो दोबारा हम पे नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं, और इनके साथ वो होगी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ। और जब ये इस दौड़ में नहीं हुए ना, जब मैराथन रेस में ये नहीं होंगे, आप देखना ये कैसी कैसी बातें करेंगे। मैं आजाद कश्मीर ही ना आ जावा। फारूक साहब आजाद कश्मीर के वजीर आजम को कहता कि मैं कुआले के पुल से पीछे ना लूं, आगे लूं। आप बातें सुने यार, इस मुल्क का 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा कि कुआले के पुल के उस तरफ तो मैं लूं, उस तरफ मैं ना लूं, कुआले के पुल के इस तरफ लूं, मेरी ड्यूटी इधर लगा दो। आपको भी लगता है शेख साहब के नवाज शरीफ बल्कि शरीफ फैमिली को नैब के केसेस में सजा होने वाली है, सजा भी जेल की होने वाली है और 30 मार्च तक होने वाली है? आपको भी लगता है इस बात? देखें, मैं पनामा केस मैंने खुद लड़ा है, और कौम और बड़े बड़े नामवर लायरों के खिलाफ कौम से मैं माफी चाहते हुए कहता हूं कि दुनिया के चोटी के 5 लायर उस तरफ थे। 62-63 का केस मेरा था, बाकियों के तो केस लगे हुए बाद में लगे। मैं दयानतदारी से समझता हूं, जिस शख्स नवाज शरीफ को कुवैती, इसने समझा वो पुराना वक्त है, इसने समझा कि वो हेलीकॉप्टर केस वाला केस है कि हेलीकॉप्टर में इसने कागज दिया कुवैती का, और वो जो है कतरी इनका एक शहजादा, उसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, सैफुर रहमान, जितना माल सैफुर रहमान ने भी बनाया, और ये सादक जो है एक जावेद सादक साहब ने लाहौर सखर ले। अच्छा, जब बंदा टीवी पे आता है ना, मेरे पास अब इतना रिकॉर्ड है चाइना कॉरिडोर में, इकोनॉमिक कॉरिडोर में करप्शन का, कि मुझे शर्म आती है, मैं डरता हूं, मैं अंडर प्रेशर हूं। लोग क्या कहेंगे कि यार इसने रोज केस ही करने शुरू कर दिए। लाहौर, मुल्तान, सखर पे इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, अब मैं किस किस चीज का जिक्र करूं, पूरा रिकॉर्ड, लोग खुद आके गेट पे बेल मारते हैं, कहते हैं जी ये भी केस ले लें आप। कौम का इतना एतबार है शेख रशीद पे कि रात को बेल बजती है और कहते हैं जनाब अली ये भी इनकी चोरी है, क्योंकि कौम इनसे नफरत, कौम जाग गई है। मीडिया ने कौम को जिंदा कर दिया। एक लड़के पे तशद्दुद होता है, सारा महल्ला थाना जलाने के लिए निकल आता है। इकोनॉमिक कंडीशन के खिलाफ इतना रिएक्शन है कि एक बच्चा अगर थाने में मारा जाता है तशद्दुद से, थाने को आग लगाते हैं और पुलिस भाग जाती है थानों से। प्रैक्टिकल हालत ये है इनके कानून की, और अमली तौर पर ये बड़के मारते रहे, देखें इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप सब लोगों को पता लग जाएगा। आप सब सजा होगी, इंशाअल्लाह होगी। ये ताबूत 2 लाशों वाला ताबूत होगा। ये दोनों सियासी, ये जो लंदन के फ्लैट हैं, अब लंदन वालों ने भी नाम दिया ना, उस पर भी केस करो जी, उस पर भी केस करो। नहीं बचते जी, मुझे बचते दिखाई नहीं देते। और ये जो छोटा सा काम है ना, आप देखना ये बिच्छू की तरह निकलेगा। जिस तरह बिच्छू की लाते हैं ना, सारी कंपनियां एक्सपोज कर देगा। और आज हारस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुआ है। आज हारस, आज एक जाती केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश था हारस, नैब की अदालत में नहीं आया। और जिस वक्त पेश था वो तकरीबन वक्त था जी 1:30 बजे का। यस, 1:30 बजे का वक्त था, और वहां वो पेश था, लेकिन सुबह हारस उधर नहीं गया। शायद कोई और केस हो, तो मैं माफी चाहता हूं कौम के सामने, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, शायद कोई और भी केस हो उनका सुप्रीम कोर्ट में। सो ये सारे जो ड्रामे रचे जा रहे हैं, नवाज शरीफ इस वक्त जमहूरियत का नंबर 1 दुश्मन है, और एस्टेब्लिशमेंट का असल खाकान अब्बासी। ये मेरी बात कौम याद रखे, क्योंकि LNG के केस में जो मुझे रुकावटें पेश आई हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है खाकान अब्बासी। पहले ये शौकत अजीज से मिला हुआ था, परवेज इलाही इसका केस लगाना चाहता था। अब देखें ना, आज परवेज इलाही को मैंने कल फोन किया, चौधरियों से मेरा बाप से रिश्ता है, चौधरी जहूर इलाही से। उनकी वालदा भी हमेशा मुझे बेटे की तरह समझते थी। इनको मुशाहिद हुसैन बड़ा अजीज था, लोटा, किंग ऑफ द लोटास। ठीक है शेख साहब, आपने मुशाहिद हुसैन सैयद की जो बात छेड़ी है, ये नून लीग में खुदाएं हैं, इनको कोई लेकर आया है,
इन्हें किसी मकसद से भिजवाया गया है। बहुत सी खबरें हमारे पास भी हैं, लेकिन बहुत सी खबरें आपको पता होती हैं। शेख साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से शेख साहब से बात करेंगे और दीगर भी नेशनल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, सेनेट के इंतखाबात वगैरह वगैरह, सब पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, ये मुशाहिद हुसैन सैयद के बारे में आपकी खबर क्या है, आपका तज्जिया क्या है? ये आए हैं, लाए गए हैं, भिजवाए गए हैं, मामला है क्या, ये कैसे आ गए? ये वो क्रिस्टाइन किलरे हैं जो अंग्रेजी के सहारे जो है अपनी सियासत को चलाते हैं कि जनाब अली एक आर्टिकल लिख दिया, और सारे अंग्रेजी अखबार मिलकर भी उर्दू के एक डाक एडिशन के बराबर नहीं होते जो आम में पढ़ा जाता है। ये सारा इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना, ये एजेंट होते हैं, ये किसी एक के साथ लायल नहीं होते। इनका काम, इन्होंने यही तासर दिया हुआ कि मैं बहुत बड़ा चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का, हम भी बहुत बड़े हामी हैं, लेकिन इस करप्शन के हामी नहीं, आंखें नहीं बंद रखेंगे, कान नहीं खुले में सिक्का ठोस देंगे। एक नहीं कई मीटिंगें हुई हैं एम्बेसडर के, हमने कहा भाई जहां चोरी है वो कहेंगे चोरी है, जहां बेईमानी है वो कहेंगे बेईमानी है। जितनी बड़ी चोरी, ये कितने हैं जी, ये कह रहे हैं 60 अरब डॉलर हमें मिल रहे हैं, इसमें से 14 से 16 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इन्वेस्टमेंट भी क्या है जी, ऑरेंज ट्रेन हो रही है जी, ये लाहौर मुल्तान सक्खर बन रहा है जी, ये जी फलाना सोलर बन रहा है जी, फलाना बन रहा है, सब करप्शन के अड्डे हैं। और मुझे चाइनीज कंपनियों ने कहा है शेख रशीद असल फैसला जो है वो ट्विन टावर जो इसहाक डार का था वहां होता है, कमीशन वहां लेते हैं और ईसीसी में जाली मंजूरी देते हैं ये। और मैं बार बार कह चुका हूं, इसलिए मैंने प्रोग्राम करने कम कर दिए हैं कि 440 लोगों को गोली मारी है चीन में, फांसी दी है करप्शन में, 1 मिलियन लोगों को रिवर्ट किया है। सिर्फ पाकिस्तान में 4 लोगों को गोली मारने की या फांसी देने की जरूरत है, यहां इंसाफ हो जाएगा, यहां एहतसाब हो जाएगा। और यहां करप्ट लोग, ये ताकतवर लोग जो बनते हैं, कहते हैं मैंने कुछ किया ही नहीं है। लोगों को इकट्ठा करना इस मुल्क में क्या कमाल है जी, गरीब लोग हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पैकेट है, आजकल ऐसी कंपनियां आई हैं आपको दे देती हैं थैले में डाल के, दोपहर के साथ शाम का भी खा लो। और सारी जगहों से इलेक्शन का समय लोग कैंड बरसें भर के भेज देते हैं, और फिर जाके कहते क्या हैं, आप ये बात सुने, कहते क्या हैं, कहते हैं कि जनाब ये मेरे साथ जो हुआ है अदल की तहरीक में, मेरा अदल नहीं है, ये गदर की तहरीक है। निहाल हाशमी को तो सजा हो गई, तलाल चौधरी का जो केस है वो 1 हफ्ते की उसको मोहलत मिल गई है तैयार करने की। दानियाल अजीज का केस कल, अब सारे वजीर कह रहे हैं इसको माफी मांग लेनी चाहिए। आप देखें, मेरी माफी तो निहाल हाशमी ने भी मांगी थी ना, टार्जन बने फिर रहे थे ना, ये टार्जन बने फिर रहे थे। और ये सारे टार्जन जितने हैं, ये टार्जन इस वक्त अपने साइज में, आपको कोई टार्जन जो है मौत के कुएं के बाद टिकटें बेचते नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा इन दिनों। इसलिए नवाज शरीफ अपना माल मसरूका खुद बेचने के लिए मैदान में है और इनकी शान में कसीदे कह रहे हैं। और किन चौधरी निसार ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया 6 दिन पहले कि जो वो जर्मन PIA MD लगाया था उसको मैंने बायर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे भेजा, ECL में उसका नाम था, मैंने नहीं निकाला, वो कह रहा है मैंने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे निकाला। और उसने साथ एक और बड़ी बात की है, उसने कहा कि यहां पे जो कुछ सामने नजर आ रहा है हकीकत में ये नहीं है। अपनी निजी महफिलों में वो कह रहा है कि मैं समझा के थक गया, अब राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने, नवाज शरीफ जाने और उसके काम जाने, मैंने अपना रास्ता मेरा मुख्तलिफ है। ठीक है, ठीक है। ये निहाल, तलाल, दानियाल, इनके हवाले से और तौहीन अदालत के मामलात के हवाले से शेख साहब मजीद आपसे बात करेंगे, लेकिन जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, मैंने किया भी मुशाहिद हुसैन सैयद के हवाले से। उनके बारे में अमूमी तासुर, बल्कि तासुर क्या, यकीन है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे और उनको भेजा गया है, उनको लाने वाले छोटे मियां साहब हैं और इसलिए लाया गया है कि कोई ब्रिज का किरदार, वो CPEC के ब्रिजेस वगैरह जो बन रहे हैं, कोई रूट्स बन रहे हैं, तो ऐसा कोई रूट वो निकाले नून लीग के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, जहां पर एक ब्रिजिंग हो सके गैप की।
इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सेकेंडली, क्या आपको भी लगता है कि फौज, एक लाइन ठहर जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, शमाल जनूब हो जाए, जनूब शमाल हो जाए, मशरिक मगरिब हो जाए, ये बात सेटल हो चुकी है कि नवाज शरीफ एक फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा है। और अगर अब भी उसको चाहिए, उसको पुरानी गली सड़ी सब्जियां चाहिए, तो बड़े शौक से करें। अब वहां पे के अंदर ये जो NRO या NYO या जो नए नए अंग्रेजी के लफ्ज कौम ये आप निकाल रहे हैं लोग, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस अर्दगान को नहीं, अर्दगान की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। पाक फौज और पाकिस्तान एक ही चीज के दो नाम है, पाक अदलिया और पाकिस्तान एक ही चीज के दो नाम है, और नामूस रसालत और पाकिस्तान एक ही चीज के दो नाम है। मुशाहिद हुसैन बन जाए मेंबर, लोग सियासी तौर पर जितना नुकसान नवाज, मैं तो कहता हूं अच्छा है इसको इस्लामाबाद से ही टिकट दे, ये गोल्डन लोटा इधर से खड़ा हो, क्योंकि देना तो जिसको टिकट है नवाज शरीफ ने वो बन ही जाना है। अच्छा है एक और गोल्डन लोटा इसमें इजाफा हो, ताकि ये कह रहे हैं हाँ मैं बात भूल जाऊंगा। जो दूसरी बात, मुशर्रफ को इन्होंने भेजा, मुशर्रफ को पहले दिन जहाज आया इन्होंने नहीं भेजा, दूसरे दिन जहाज आया नहीं भेजा, तीसरे दिन इन्होंने भेज दिया, नवाज शरीफ ने भेजा। नसार की क्या मजाल है? नसार अपनी निजी महफिलों में कहता है जाहिर है मैं नवाज शरीफ को कैसे भेज सकता था। शेख साहब, आप बार बार चूंकि फौज की बात कर रहे हैं, अदलिया की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ हलकों का ख्याल ये है, कुछ हलकों की ऑब्जर्वेशन ये है कि नवाज शरीफ साहब जब तक कि वो सऊदी अरब के दौरे पर अचानक जो दिसंबर के एंड पे दौरा हुआ था वो भी गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, उससे पहले पहले तक फौज पर शदीद और डायरेक्टली तनकीद करते थे। लेकिन जब से उस दौरे के बाद वापस आए हैं, हल्का सा एक ट्विस्ट आया है, हल्की सी एक तब्दीली आई है नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव में कि वो फौज पर उतनी शदीद, उतनी डायरेक्ट तनकीद नहीं कर रहे। साजिश का मंत्रा वो भी उतना वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा। अब जो डायरेक्ट तनकीद है वो सिर्फ अदलिया पर हो रही है, वो फौज पे नहीं हो रही। तो आपको लगता है कहीं मामलात सेटल हो रहे हैं फौज के साथ, या हो गए हैं, या कुछ मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं अभी भी, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद का आना भी एक इशारा हो सकता है? मैं नहीं मानता मेंबर बन जाना इसका, मैं समझता हूं इससे बड़ा गंद नून लीग में और कोई नहीं होगा, बदबूदार। ठीक, ये जो लोग बड़े अपने आप को असूली सियासतदान कहते थे, सबसे बड़ी मिसाल मुशाहिद हुसैन होगी इसके, इनके गंद की। ठीक, ये इस तरह गंद फैलेगा सारी मार्केट में। अभी इनको सजा तो होने दें। मेरा अब आप इंटरव्यू करेंगी नवाज शरीफ और मरियम के केस के फैसले के बाद ये तो मेरा आप अब इंटरव्यू करेंगी 15 दिन में हो, 20 दिन में हो, इनके केस के फैसले के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किधर गई नून और किधर गए, उधर ही गई बेड़ियां जिधर गए मिला, इनका क्या बनने जा रहा है। सो उस वक्त ने सियासत का नक्शा समझ आएगा। अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा, लेकिन ये 10-15 दिन के 30 मार्च से पहले 30 मार्च एहतियातन नहीं कहता हूं, 15 मार्च तक ही रख लो, इनका फैसला हो जाएगा। और जा पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी, गोली अंदर होगी और सारे चूहे चूहियां